मॉडल्स, और इसमें बेसिकली 4 मॉडल्स होते हैं कैश मैनेजमेंट के। जैसा कि मैं बताऊं, एक बाउमोल मॉडल होता है, दूसरा होता है मिलर और मॉडल, एक ब्रैनैक मॉडल होता है, एक होता है स्टोन मॉडल। अभी फिलहाल हम इन पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फिलहाल हमारा फोकस इन दोनों पर रहेगा, बाउमोल मॉडल और मिलर और मॉडल। उसमें भी मेन हम बाउमोल मॉडल को समझेंगे। पहली बात तो ये समझिए कि कैश मैनेजमेंट के मॉडल्स की जरूरत क्या है, मॉडल्स हमें बताते क्या है। तो देखो, हम बार बार ये चीज समझते जा रहे हैं कि जो कैश मैनेजमेंट की जो बेसिक स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम किस तरह से मिनिमम कैश के साथ स्मूथ ऑपरेशन कर सके। ठीक है ना, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस विद मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट। कम से कम कैश का प्रयोग करते हुए हम बिजनेस का स्मूथ ऑपरेशन कैसे करें। अब होता क्या है कि अगर आपने एक सफिशिएंट, एक ऑप्टिमम कैश अगर आपने ले लिया, एक सही कैश बैलेंस आपने ले लिया, ऑप्टिमम कैश बैलेंस अगर आपने डिटरमाइन कर लिया, तब तो ये काम हो जाएगा। नहीं तो होगा क्या, अगर कैश सरप्लस रहेगा, अगर सरप्लस कैश आपके पास रहेगा तो क्या होने वाला है, तो उस केस में ये होगा कि आपके पास कैश की होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर देखो आप 10 लाख रुपए अपने हाथ में रखते हो, कहीं डिपॉजिट नहीं करवाते हो, और उसको अगर आप कहीं इन्वेस्ट करके 8% का रिटर्न आपको मिल सकता था, तो ये जो 10 लाख पर 8% एक तरह से 80,000 रुपए की लागत आप पर आ रही है, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कैश कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, कैश को रखने की लागत, कैश को कैश के रूप में रखने की लागत, ये लागत बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बहुत कम कैश रखते हो, आपको जितने कैश की जरूरत है उससे भी कम रखते हो, तो क्या होगा, बार बार आपको अपनी जो सिक्योरिटीज है वो बेचनी पड़ेगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमको सेल करना पड़ेगा, एफडी है उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या होगा कि आपकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ना वो बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर देखो, बात ये आती है, इन 2 कॉस्ट पर डिपेंड हो जाती है। एक होती है कैश को रखने की लागत, कैश होल्डिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, कैश होल्डिंग कॉस्ट, इसे अपॉर्चुनिटी कैश कॉस्ट भी बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट। और दूसरी जो कॉस्ट होती है वो होती है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है कि आप अपनी सिक्योरिटीज को बेचेंगे, तो बेचने पर जो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, कमीशन देना पड़ेगा, ब्रोकरेज, कमीशन, एटसेट्रा, ये जो आपको पे करना पड़ेगा ये कहलाती है आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो बहुत थोड़ा सा कैश रखोगे, ये एक्चुअल में अगर आपने कभी पढ़ा हो, ईओक्यू मॉडल होता है इन्वेंट्री का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। ये बाउमोल मॉडल तो एक तरह से ईओक्यू मॉडल ही है, बस इन्वेंट्री की जगह कैश आ गया। तो ये जैसे ईओक्यू मॉडल इन दोनों कॉस्ट को लेकर चलता है कि भाई अगर आप बहुत कम इन्वेंट्री अपने पास रखेंगे तो आपको बार बार माल खरीदना पड़ेगा, और उसमें आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी आपके लिए। और अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन जो इन्वेंट्री को रखने के रूप में आपने जितनी पूंजी फंसाई हुई है उसमें, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो उसका एक ऑप्टिमम लेवल हम डिटरमाइन किया करते थे कि एक बार में कितनी इन्वेंट्री का ऑर्डर किया जाए। ठीक ऐसे ही ये बाउमोल मॉडल काम करता है। ठीक है, तो दोनों मॉडल है, दोनों अपने अपने ढंग ऐसे अपनी अपनी कंडीशन है लागू होते हैं। पहले हम बाउमोल मॉडल बताएंगे, उसके बाद हम मिलर और मॉडल पर जाएंगे। ठीक है, बाउमोल मॉडल, ठीक है, ये एक तरह से इन्वेंट्री मॉडल है, एक तरह से इसको हम इसीलिए बोलते हैं इन्वेंट्री मॉडल
ऑफ कैश मैनेजमेंट। EOQ का बड़ा फेमस सा फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा जरूर पोस्ट में, 2AO डिवाइड बाय C। ये कुछ उसी पर बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे काम करता है, तो मैंने थोड़ी सी भूमिका इस संबंध में बांध दी है, बताया है मैंने आपको कि ये किस रूप में काम करता है, उसका मतलब क्या है। तो बाउमोल मॉडल का जो बेस है वो मैं बताता हूँ कि बाउमोल मॉडल इस पर बेस्ड है कि देयर आर टू cost related to कैश। कैश के संबंध में दो लागतें होती हैं, एक होती है कैश होल्डिंग कॉस्ट, जिसको हम इंटरेस्ट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। ब्याज की लागत भी बोल सकते हैं, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और इस कॉस्ट का क्या है कि अगर आप जो है कैश बैलेंस अधिक रखोगे, ठीक है, हाई कैश बैलेंस रखोगे अपने हाथ में, इन हैंड, अगर आप अपने हाथ में हाई कैश बैलेंस रखोगे तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। भाई देखो जैसे कि अभी हम पढ़ भी रहे हैं, हमने लॉक बॉक्स सिस्टम और जो है अपने कंसंट्रेशन बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन में पढ़ा भी है कि आपको एक तो 50,000 रुपए का कैश अपने पास रखना पड़े, ठीक है। तो तब तो हमारी लागत कितनी आएगी, हमने कहा भाई 50,000 रुपए अगर मैं बैंक में जमा कराता या मैं कहीं बैंक बिजनेस में इन्वेस्ट करता तो मुझे 10% का रिटर्न मिल सकता था, तो यानी कि मेरे को 5,000 रुपए के ब्याज का नुकसान हो रहा है। वहीं अगर आपको 1,50,000 रुपए रखना पड़े तो तब आपको 15,000 रुपए के ब्याज का नुकसान हो रहा है। तो कैश होल्डिंग कॉस्ट, हायर कैश बैलेंस रखोगे तो ये कॉस्ट बढ़ जाती है, कम रखोगे तो घट जाती है, ठीक है। दूसरी जो कॉस्ट है वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये होती है इन फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है, या कमीशन एटसेट्रा, कि जो आपके पास मान लो एफडी है, एफडी आपने ब्रेक करवाई तो उस पर जो है जो पेनल्टी लगेगी, ठीक है, पेनल रेट जो लगेगी, या आपके पास भाई मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, आपने कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उनको अगर आप बेचेंगे तो जाहिर सी बात है बेचने पर ब्रोकरेज लगेगी, कमीशन लगेगा, तो वो वाली जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और इस कॉस्ट की क्या बात है, ये उससे उल्टी चलती है। देखो कि अगर आप हाई बैलेंस रखोगे अपने पास, ठीक है, हाई बैलेंस, हाई कैश बैलेंस, तो ये कम हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा कि देखो आपने एक ही बार में आपने कहा कि चलो भाई एक बार में 1,50,000 रुपए रख लेता हूँ, तो जब 1,50,000 रुपए खत्म हो जाएंगे, शॉर्टेज आ जाएगी, तो मुझे अपनी सिक्योरिटी बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को बार बार खरीद बेच का काम नहीं करना। वहीं पर अगर आपको जरूरत हो ज्यादा की लेकिन आप काम चलाओ 20,000 रुपए से, तो अब देखो क्या होगा, अगर आप 20,000 रुपए का कैश बैलेंस रखते हो तो कैश कम हुआ, सिक्योरिटी बेची, फिर दोबारा कहीं कैश कम पड़ा, फिर से जरूरत पड़ी, फिर से सिक्योरिटी बेची, फिर दोबारा कहीं कम पड़ा, फिर से सिक्योरिटी बेची, इन बिटवीन कैश आ गया, फिर आपने सिक्योरिटी खरीदी, सिक्योरिटी खरीदने पर कमीशन दिया, सिक्योरिटी बेचने पर कमीशन दिया। तो क्या होता है कि लो कैश बैलेंस के साथ ये कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी कि इन दोनों कॉस्ट के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है, ठीक है, कि एक कॉस्ट कम होगी तो दूसरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये है भैया आपका कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस अगर बढ़ रहा है, यहाँ ये बढ़ रहा है, इधर इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और ये है कॉस्ट, तो कैश बैलेंस बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट बढ़ती है। कौन सी वाली कॉस्ट बढ़ती है, ये होती है आपकी कैश होल्डिंग कॉस्ट। लेकिन कैश बैलेंस बढ़ा रखोगे तो दूसरी कॉस्ट कम हो जाएगी, ये देखो कम होती जा रही है। जब कैश बैलेंस आपने इतना रखा था तो ये कॉस्ट इतनी थी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जब इतना रखा तो ये कम हो गई, ठीक है, तो ये है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब होता क्या है
कि इन दोनों कॉस्ट में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। मैं एक कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता हूं तो दूसरी कॉस्ट बढ़ जाती है, और उसको कम करने की कोशिश करता हूं तो अगली बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब बाउमोल मॉडल क्या कहता है? कुछ हद तक आपके माइंड में भूमिका बन गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाउमोल मॉडल कहता है कि द फर्म should maintain the optimum cash balance, ठीक है, so that कैश होल्डिंग कॉस्ट, कैश को रखने की लागत, कैश होल्डिंग कॉस्ट को इंटरेस्ट कॉस्ट बोल रहे हैं, एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है, कैन बी मिनिमाइज्ड। जहां हम कैश के होल्डिंग की कॉस्ट और कैश की ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को हम न्यूनतम कर सकें, वो हमारे लिए कैश की ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, सो द फर्म शुड सेल या बाय द सिक्योरिटी, ठीक है, अमाउंट सिक्योरिटी ऑफ सच अमाउंट, एक बार में कितनी सिक्योरिटी बेची जानी चाहिए या खरीदी जानी चाहिए, सो दैट द सम ऑफ, सम मतलब जोड़, द सम ऑफ दीज टू कॉस्ट, these two cost is minimized या मिनिमम। जहां ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैश होल्डिंग कॉस्ट का जो योग है, जोड़ है, वो मिनिमम हो जाए, ठीक है, उतनी सिक्योरिटी एक बार में खरीदो, उतनी सिक्योरिटी एक बार में बेचो। मतलब जैसे हम ईओक्यू मॉडल में पढ़ते थे कि भैया इतने रुपए का माल एक बार में मंगवाओ या बेचो, ठीक है, तो वही काम आपको ये करना चाहिए। ठीक है, जैसे ईओक्यू मॉडल में हम पढ़ते थे एक बार में कितने रुपए का माल खरीदना चाहिए, कितनी क्वांटिटी का माल खरीदना चाहिए, तो यहाँ ये बताता है कि एक बार में कितने कैश की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अब यहाँ हमारी अजम्पशंस मैं पहले बता दूं, उससे पहले आगे बढ़ूं। अजम्पशंस एक तो ये है जो आपको लगेगा कि प्रैक्टिकली लागू नहीं हो पा रही और होती भी नहीं है। पहली बात तो ये कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अटपटा सा लगता है क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है कैश की तो खास तौर पर जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। आपने अगर 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी बेची है तो कमीशन 1 लाख पर लगेगा उस परसेंटेज के हिसाब से, और 10 लाख की बेची है तो 10 लाख पर लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ये मानते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक लॉट की फिक्स रहेगी। मान लो 500 रुपए कमीशन लगता है, तो चाहे आप 5,000 रुपए की सिक्योरिटी बेचो, चाहे 5 लाख की बेचो, 500 रुपए ही आपको देने हैं। बट ये प्रैक्टिकली लागू नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसकी एजम्पशन, इस मॉडल की एजम्पशन है, बाउमोल की एजम्पशन है, विलियम जे बाउमोल की, जिसने मॉडल जो प्रोपाउंड किया, उसकी एजम्पशन जरूर है कि भाई जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो वो दैट्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम, वो वॉल्यूम पर बेस्ड नहीं होती है। दूसरी जो है कि इवन कैश रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ईयर, इवन कैश रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, कि पूरे टाइम के दौरान जो है कैश की रिक्वायरमेंट्स है वो बराबर बनी रहेगी। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि जनवरी में मान लीजिए आपको 5,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है, तो उतनी ही जरूरत आपको फरवरी में रहेगी। ठीक है, और उतनी ही जरूरत आपको नेक्स्ट किसी और मंथ में रहेगी। मतलब ये है कि जो टोटल आपकी कैश रिक्वायरमेंट्स है, मान लो मैंने कहा कि साल भर में आपको 24,000 रुपए चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर महीने आपको 2-2 हजार रुपए की जरूरत है। अब आप देखो ये भी अजम्पशन बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, ये हम नहीं लागू कर सकते। ठीक है, इवन कैश रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट
द ईयर, कि पूरे साल बराबर कैश की रिक्वायरमेंट होगी। अब ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता है सीजन के टाइम में हो सकता है आपको ज्यादा कैश रखना पड़े, ज्यादा रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ता है, ज्यादा कैश की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ऑफ सीजन में कई बार कम कैश से भी हम काम चला सकते हैं। तो ये तो चीजें डिपेंड करती हैं सिचुएशंस पर कि किस तरह का हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई बिजनेस ऐसा हो एवरग्रीन 12 महीना एक जैसे चलता हो तो उसके लिए शायद इवन कैश रिक्वायरमेंट की कंडीशन पूरी हो जाए, लेकिन सभी बिजनेस के लिए पूरी होगी ऐसा नहीं हो सकता। तो अनरियलिस्टिक अजम्पशन जरूर है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इससे रफ आइडिया जरूर मिलता है कि कैसे हम कम से कम इन दोनों कॉस्ट को मिनिमाइज करने की सोच सकते हैं। अब इसके तरीके कैसे निकालते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो इसका फॉर्मूला मॉडल है, इसका जो मॉडल है मैं पहले वो मॉडल ही लिख देता हूँ। मॉडल यानी कि जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपका ईओक्यू का फॉर्मूला था वही यहाँ है, ठीक है। वहां आप ईओक्यू लिखते थे, यहाँ मैं उसको सी लिखूंगा, सी का मतलब कैश रिक्वायरमेंट, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 स्मॉल बी कैपिटल टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई आई, और इसका अंडर, ठीक है। अब ये एक्सप्लेनेशन कैसे है वो मैं ईओक्यू मॉडल में मैं बता चुका हूं, ठीक है। ईओक्यू मॉडल आप देखना चाहें आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो 2BT डिवाइड बाय आई, यहाँ देखो सी का मतलब क्या है, ठीक है। सी का मतलब आप ये भी लिख सकते हैं मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट, या आप बल्कि इसको लिखिए ऑप्टिमम कैश बैलेंस लिखिए, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। बल्कि इसको इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि कैश टू बी कन्वर्टेड या सिक्योरिटीज टू बी कन्वर्टेड, ऐसे लिखिए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट अ टाइम। मतलब समझो भाई इसका, मान लो इस मॉडल से सी की वैल्यू आई 25,000, ठीक है। ध्यान से समझना बात को जो मैं कह रहा हूं। अब कोई बिजनेस है हमारा और मैंने कहा कि भाई यार मेरे को 5,000 रुपए कैश कम पड़ रहा है, 5,000 रुपए कैश की शॉर्टेज पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसा करो ना 5,000 रुपए की मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेच दो, ठीक है। तो अब मैं उससे क्या कहूंगा, लेकिन कब कहूंगा ये ध्यान रखना, जब ये कंडीशन पूरी होती हो, जहां ट्रांजेक्शन कॉस्ट फिक्स्ड हो और कैश की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ईयर लगभग बराबर हो, वहां मैं कह सकता हूँ जहां ये मेरी एजम्पशन पूरी हो, तो वहां मैं उससे कहूंगा कि भाई तुम एक काम करो, ये 5,000 रुपए की सिक्योरिटी मत बेचो, क्योंकि थोड़े टाइम बाद दोबारा बेचोगे फिर कमीशन दोगे, फिर थोड़े टाइम बाद दोबारा बेचोगे फिर कमीशन दोगे। आप ऐसा करो एक बार में 25,000 रुपए की सिक्योरिटी बेच दो, ठीक है, ताकि आपको बार बार नहीं बेचना पड़े और आपकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा ना आए। अगर सी की वैल्यू इतनी आ रही है तो ये 25,000 रुपए क्या बता रहा है, अब आपके समझ में आ गया होगा कि एक बार में कितनी रुपए की मार्केटेबल सिक्योरिटीज मुझे कैश में कन्वर्ट करनी चाहिए, यानी कि उनको कितने रुपए की सिक्योरिटीज को मुझे बेचना चाहिए। बी का मतलब है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और ये फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर लोड फिक्स्ड होती है। आपने एक बार में 1,00,000 की सिक्योरिटी बेची, 50,000 की बेची, प्रैक्टिकली नहीं होती, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, लेकिन हम यह मानेंगे कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ये और ये फिक्स्ड रहती है, ठीक है। टी, टी का मतलब प्रोजेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्रोजेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट फॉर बजट पीरियड, ये जरूर देख लेना। अब बजट पीरियड देखो, ईओक्यू मॉडल में जनरली हम एनुअल लिया करते थे सारी टर्म्स, यहाँ एनुअल नहीं लेंगे। यहाँ हम देखेंगे हमारा बजट पीरियड कितने का है। मान लो मैं कैश की प्रोजेक्शन कर रहा हूँ अगले 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स, तो मैं देखूंगा 3 महीने की टोटल कैश रिक्वायरमेंट कितनी है। इसका मतलब ये है कि 3 महीने की कैश रिक्वायरमेंट बताओ भाई कितना चाहिए आपको कैश टोटल, ठीक है, टी। और आई का मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट
पर रुपी, ठीक है, फॉर दी बजट पीरियड। ये ध्यान रखना, ये लिखना है बजट पीरियड। अब इसको भी मैं क्लियर कर दूं। मान लो पहले बात तो इंटरेस्ट कॉस्ट पर रुपी का मतलब क्या है। मैंने कहा भाई इंटरेस्ट रेट देखो भाई, आपको मैंने दी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। अब 12% 100 रुपए में 12, मैंने कहा पर रुपी का मतलब 1 रुपए में कितना, तो 12 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.12। ये तो होगी इंटरेस्ट कॉस्ट पर रुपी, मतलब 1 रुपए पर इंटरेस्ट कॉस्ट किया। एक तो यानी कि हमें परसेंटेज फॉर्म में नहीं लेना, रुपी वैल्यू में कन्वर्ट करके लेना है, 0.12। फिर फॉर द बजट पीरियड का मतलब क्या है कि आप अगर कैश बजट बना रहे हो पूरे साल भर के लिए तो ठीक है 12.12 ही लिख दो। लेकिन अगर आप इसको 3 मंथ्स के लिए बना रहे हो तो 0.12 गुना 3 डिवाइड बाई 12 करो भाई, 0.03 होगा फिर आपका आई। ठीक है, तो आई और टी दीज विल बी बेस्ड ऑन बजट पीरियड, कि आपका बजट पीरियड कितने टाइम का है, उतने के लिए ही आपको ये तैयार करना है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो फिर बात बिल्कुल सिंपल है उसके बाद। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, और इसके दो तरीके हैं करने के, एक तो फॉर्मूला मेथड, मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा, पहले आप इसी को समझ लीजिए। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ रफ सा। मैंने कहा अभी देखो कैश प्लानिंग पीरियड है 3 मंथ्स का, 3 महीने का कैश प्लानिंग पीरियड है आपका। ठीक, फिर मैंने कहा प्रोजेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए दे दी मैंने पहले ही आपको 30 लाख, 30 लाख रुपए। अब क्या होता अगर मैं कहता साल भर की कैश रिक्वायरमेंट 1 लाख है तो क्या करते। ठीक है, कैश रिक्वायरमेंट चलो हम करें ऐसे, ऐसा कुछ अगर हम करें तो कैश रिक्वायरमेंट फॉर 1 ईयर कितनी है भाई, मैंने कह दिया 1 साल के लिए है 1 करोड़ रुपए की। फिर क्या करते हैं आप, फिर इसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, कि भाई प्रोजेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट फिर हो जाती है हमारी 25 लाख रुपया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट जो है क्या करना है, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंगली है या नहीं है ये देख लो आप। फिर इसके बाद है अपने पास रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज, ये इंटरेस्ट रेट दे रखी है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटी ये है 20% पर एनम। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ये फिक्स्ड है भाई 3,000 रुपए, एक सौदे पर 3,000 रुपए लगेंगे। ट्रांजेक्शन कॉस्ट है पर ट्रांजेक्शन, जितनी ट्रांजेक्शन करोगे एक बार में सिक्योरिटी से खरीदोगे से बेचोगे आपको 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले तो अपने जो हम नोटेशन टर्म्स के रूप में लिख रहे हैं वैसे करो। तो पहले आप लिखो टाइम पीरियड, बजट टाइम पीरियड, बजटेड टाइम पीरियड 3 मंथ्स, क्योंकि बहुत सारी चीज इस पर वेस्ट रहेगी। फिर आप लिखेंगे प्रोजेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट, ऊपर लिखा हुआ है वैसे ₹30 लाख, पहले 3 महीने का दे रखा है। फिर आप लिखेंगे आई, इंटरेस्ट रेट पर रुपी, 20% को पहले तो पर रुपी कर दो 20/100, और ट्रांजेक्शन पीरियड यानी कि 3 महीने का है तो गुना 3/12 कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा भाई 0.05, 3 महीने का हो जाएगा 5% यानी कि 0.05। ट्रांजेक्शन कॉस्ट को किससे डिनोट करते हैं, बी से। ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हम डिनोट करते हैं बी से। ठीक, ये है 3,000 रुपीज। ठीक, और अब हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ भाई एक बार में कितने रुपए की सिक्योरिटी खरीदना बेचना सही रहेगा। तो C इक्वल टू होता है भाई, हमें पता है 2B कैपिटल T डिवाइड बाई I, यानी कि 2 मल्टीप्लाई B कितना है भाई 3,000। ठीक है, और T कितना है भाई 30 लाख। ठीक, और डिवाइडेड बाई I कितना है 0.05। ठीक, अब यहाँ ये सोल्व करना है, सोल्व आप कैलकुलेटर से करोगे। अब देखो एक चीज आपको दिक्कत आएगी
कैलकुलेटर जनरली आपके 10 या 12 डिजिट वाले होंगे, तो जब आप इसको करेंगे तो ये जो है ना, ये वैल्यू और बहुत बड़ी हो जाएगी, अंडर रूट निकालने से पहले वो एरर शो कर देगा। तो इससे कैसे बचें, थोड़ा सा काम खुद कर लो। अब देखो यहाँ कितनी जीरो है, आपको कभी छोटी क्लासेस में बताया गया होगा कि अंडर रूट हम जब निकालते हैं, इसे 10,000 रुपए का वर्गमूल हमें निकालना है 10,000 का, तो हम क्या कर लेते थे, जीरो काउंट कर लेते थे, ये एक पेयर, ये एक पेयर, तो 2 जीरो बाहर निकल गई, और 1 का अंडर रूट हो गया 1, तो 100 हो गया इसका वर्गमूल अंडर रूट। तो अब आप यहाँ पर भी कुछ काम आसान कर लो, ये पेयर बना लो, ठीक है। तो ये 30 लाख में कितनी जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, और इसमें 3 जीरो है, कोई बात नहीं, 2 एक पेयर तो यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो अब आप कैलकुलेटर पर सोल्व इतना करना, 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि जीरो तो हमने ले ली, डिवाइड बाई 0.05 और इसका अंडर। कैलकुलेटर पर इतना सोल्व करना सिर्फ, ठीक है। 4 जीरो हमने पहले ही निकाल लिए, 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, डिवाइड बाई 0.05, और इसका किया मैंने भाई अंडर रूट, तो ये आ गया 60 इसके आगे लिख दिया, तो कितना आ गया ये 6 लाख रुपया, ठीक है। अदरवाइज आप देखो 6 लाख रुपए का वर्गमूल निकालने से पहले ये वैल्यू कितनी आई होती, ठीक है, ये वैल्यू बनी होती 36, और ये 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 12 डिजिट वाले में शायद दे जाता काम ये, बट फिर भी जो है, अगर मान लो इससे और बड़ी फिगर हो, ये 50 लाख हो, तो फिर आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप पहले इस तरह से फाइंड आउट किया करो, जीरो पहले निकाल लो जितने पेयर बना के निकाल सकते हो, फिर जस्ट इसको सिंपली सोल्व कर लो। तो 6 लाख रुपीज हमें रखना चाहिए अपने पास कैश, और एक बार में जब सिक्योरिटीज जितनी बेचनी हो तो कितने की बेच दो, मान लो आपको जरूरत 5 लाख की पड़ रही है, लेकिन आप 5 लाख की मत बेचो, फिर आप एक बार में 6 लाख रुपए की सिक्योरिटीज बेच दो, फिर दोबारा जब जरूरत पड़े फिर से 6 लाख रुपए की सिक्योरिटी बेच दो, क्योंकि वहां पर आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट और जो आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो दोनों मिनिमम है। अब आपको लग रहा होगा कि मिनिमम आएगी कैसे, कैसे पता चलेगा, देखो इसके दो मेथड होते हैं, ये जो बाउमल मॉडल के, तो मैंने आपको एक मेथड करवाया है, ये फॉर्मूला मेथड है, दूसरा होता है इसका टेबुलेशन मेथड, ठीक है। वो एवरग्रीन मेथड है, उसको जरूर सीखना चाहिए। तो मैं इसको टेबुलेशन मेथड से करवाता हूँ, वहां आपको इसकी वैल्यू भी निकल कर आएगी। तो टेबुलेशन मेथड कैसे करते हैं ध्यान से देखो, ठीक है। अब कितनी रिक्वायरमेंट से, अपनी साल भर की रिक्वायरमेंट है 30 लाख, नहीं सॉरी 3 महीने की। अब मेरे पास ऑप्शन है भाई, या तो मैं 3-3 लाख की सिक्योरिटी बेचूं, 1-1 लाख की बेचूं, 3-3 लाख की, या मैं 10-10 लाख की, ठीक है। तो मैं अब आपको रैंडमली, या तो क्वेश्चन में दे रखा हो कि आप इतने इतने लॉट साइज लेकर क्वेश्चन करो, नहीं तो अपनी मर्जी से कर सकते हो। वैसे पहले फॉर्मूला लगा लेना, थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, जैसे मुझे पता है कि 6 लाख रुपए पर जो है बैलेंस होगा बात, तो आप अब मुझे थोड़ा सा आसान हो गया काम मेरे लिए। मैं प्लॉट साइज इस तरह से ले लूंगा कि मैंने कहा कि भाई चलो, अगर मैं 1-1 लाख रुपए की सिक्योरिटी बेचकर काम चलाना चाहें तो, या 3-3 लाख रुपए की बेचकर चलाना चाहे, क्वेश्चन में रखा तो देखो वही लिखा, यह जो 6 लाख रुपए वाली हमारी आई है, इससे काम चलाना चाहें तो, या मान लो मैं 10 लाख रुपए की सिक्योरिटीज अगर एक बार में बेचूं और उससे काम चलाना हो मुझे तो, ठीक है, या 15 लाख वाली से, या पूरी की पूरी 30 लाख एक बार में अभी रखकर चल लूं मैं अपने पास, 30 लाख रुपए की सिक्योरिटी बेचकर आज ही 30 लाख रुपए लेकर चल लेता हूं अपने पास, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने लॉट साइज दे दी। अब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये काम आपको करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, कितनी ट्रांजेक्शन होगी, इस पीरियड की रिक्वायरमेंट कितनी है, 30 लाख, 30 लाख रुपए चाहिए। अब आप एक बार में 1 लाख करोगे तो कितनी ट्रांजेक्शन करोगे, 30 लाख, 30 ट्रांजेक्शन करोगे, सिंपल सी बात है ना। 30 लाख रुपए आपको चाहिए, आप एक बार में 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी बेच रहे हो, तो 30 लाख रुपए आने के लिए आपको इस पीरियड में 30 बार ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। 30 टाइम्स यू हैव टू सोल्ड द सिक्योरिटीज ऑफ अमाउंट रुपीज 1 लाख, 30 ट्रांजेक्शन हो जाएगी।
यहाँ 10 ट्रांजेक्शन होगी, है ना। अगर 6-6 लाख की करते तो 5 ट्रांजेक्शन होगी, 10-10 लाख की बेचते हैं तो 3 ट्रांजेक्शन की जाएगी, यहाँ 2 और यहाँ 1 ही ट्रांजेक्शन में काम चलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा काम जो आपको और करना है वो मैं आपको और बताऊं। जो एक चीज हम इसमें लेते हैं एवरेज कैश बैलेंस। ठीक है, और एवरेज कैश बैलेंस कैसे निकालते हैं ऊपर बताता हूं आपको अलग से। ठीक है, मान लो आपने सिक्योरिटीज बेची 1 लाख रुपए की। अब इसका एवरेज करने का मतलब क्या है, देखो 1 लाख रुपए का आपने सिक्योरिटीज बेची, कैश आपके पास आ गया। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे इस 1 लाख रुपए को अलमारी में बंद करके रख दोगे। ये 1 लाख रुपए की सिक्योरिटीज इसलिए बेची है बिजनेस के लिए, तो आज आपके पास आई और आज से ये यूज भी होने लग जाएगी। आज ही हो सकता है इस 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए किसी और को पे कर दिए, 5,000 रुपए अगले दिन किसी को पे कर दिए, 10,000 रुपए अगले दिन किसी को पे कर दिए। तो आज आते ही ये घटनी शुरू हो जाएगी और लास्ट में इसका बैलेंस कितना बच जाएगा, जीरो। जीरो बचेगा, फिर आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, है ना। तो अभी 1 लाख, बाद में बचेंगे जीरो, डिवाइड बाय 2, तो एवरेज कितनी बैठेगी इसकी, 50,000। ये किस लिए निकाल रहे हैं मैं ये भी बता दो। ये जो इंटरेस्ट रेट निकालनी है ना, जैसे 5%, ये किस पर निकालेंगे, ये 1 लाख पर नहीं निकालेंगे, 50,000 पर निकालेंगे। मन में डाउट है तो मैं बताता हूँ क्यों। देखो भाई, 1 लाख रुपए पर लगाने का मतलब ये था कि 1 लाख रुपए जो मैं सिक्योरिटी बेचूंगा वो 1 लाख रुपए मेरे पास आएंगे, उसको 3 महीने तक मैं बंद करके रखूंगा। तब तो भाई 1 लाख रुपए पर जो है 3 महीने का ब्याज लगेगा पूरा। ठीक है, 5% के रेट से। लेकिन ऐसा है नहीं ना, हम तो ये क्या कर रहे हैं, उसको यूज भी तो कर रहे हैं साथ साथ। तो चाहे वो 1 लाख की सिक्योरिटी बेची, चाहे 2 लाख की, चाहे 10 लाख की, आज बेची और आज से वो डिमिनिशिंग भी शुरू हो जाएगी, निकलनी भी शुरू हो जाएगी। तो आज 20 लाख है या आज 1 लाख है, लेकिन घटते घटते लास्ट में रह जानी है जीरो। ठीक है, तो कैश बैलेंस जो है लगातार वही, अभी 1 लाख है, कल हो सकता है 90,000 रह जाए, फिर हो सकता है 80,000 रह जाए, फिर 70,000 रह जाए, 60-50 इस तरह से कम होता चला जाए। तो इंटरेस्ट किस पर लगाऊं, इंटरेस्ट उसकी एवरेज पर लगेगा ना, कि मेरे पास 1 लाख रुपए पूरे 3 महीने तक रहते तब तो मैं पूरे 1 लाख रुपए ब्याज लगाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, 1 लाख रुपए लेकर चला था मैं, लेकिन फिर उसके बाद वो घटने शुरू हो गया और घटते घटते लास्ट में रह गए जीरो। इसलिए जो इंटरेस्ट रेट जो हमें लगानी है एप्लीकेबल है, वो एवरेज पर होगी। और एवरेज कैसे होती है, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2। एवरेज तो ऐसे निकालते हैं। तो क्लोजिंग कितना बचेगा, लास्ट में तो जीरो बच जाना है, तभी तो हमें अगली ट्रांजेक्शन करनी है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि एवरेज कैश बैलेंस निकालेंगे इसके बाद, और वो क्या होगा, वो आपके लोड साइज का आधा होता है। ठीक है, ये आपके लोड साइज है, इनका आधा कर दो। ठीक है, तो यहाँ 50,000 आधा क्यों होता है मैंने बता दिया। अब देखो 3 लाख रुपए आप लेकर चल रहे हो, आज से ही यूज होने शुरू हो जाएंगे, 290, जो 85, 280 घटने भी तो शुरू हो जाएंगे, और घटते घटते लास्ट में रह जाएंगे जीरो। तो ये एवरेज हो जाएगी इसकी 1,50,000। ठीक है, एवरेज के लिए हम इसका आधा कर लेते हैं, 5 लाख, 7,50,000 और ये 15 लाख, मैंने इन सबको हाफ कर दिया। ठीक, अब बाउमोल के हिसाब से देखो, आप निकालो इनकी, पहले निकालो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट एट द रेट ऑफ रुपीज, एक ऑर्डर पर कितनी लगती है, 3,000 रुपए ना, हाँ जी। एट द रेट ऑफ रुपीज 3,000 पर ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन पर कितने रुपए, 3,000। ठीक, तो जरा देखो भाई, ये तुम्हारे ट्रांजेक्शन रही। अब यहाँ देखो कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, इसको नंबर 1 डाल दूं इस कॉस्ट को, हाँ जी। तो 30 ट्रांजेक्शन, और एक ट्रांजेक्शन के 3,000 रुपए, तो 30 ट्रांजेक्शन के कितने हो जाएंगे भाई, 30 गुना 3,000, 90,000 रुपए ट्रांजेक्शन को। यहाँ 10 ट्रांजेक्शन कर रहे हो और एक ट्रांजेक्शन के 3,000 रुपए जाते हैं आपके पॉकेट से, तो 30,000 रुपए लग जाएंगे सिर्फ ब्रोकरेज के, कमीशन के। यहाँ 5 ट्रांजेक्शन होगी तो 15,000 रुपए लगेंगे। यहाँ 3 ट्रांजेक्शन होगी तो यहाँ 9,000 रुपए लगेंगे। यहाँ 2 ट्रांजेक्शन होगी तो यहाँ 6,000 रुपए लगेंगे।
और यहाँ केवल एक ही ट्रांजेक्शन होगी तो यहाँ बस एक ही बार ब्रोकरेज देनी है 3000 रुपये, बाकी मामला खत्म। दूसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या जिसको कैश होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं, जिसको आप इंटरेस्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है, अच्छा ये क्या है, एट द रेट ऑफ 0.05, 3 महीने की हमने निकाल रखी है, 3 महीने के हिसाब से ही है। तो भाई कितना कैश बैलेंस रहेगा ऑन एन एवरेज इस पीरियड में आपके पास? 50,000 है ना, 50,000 रुपये आपके पास रहेगा। आप क्या करोगे, वे सिक्योरिटी बेचोगे, फिर वो 1 लाख रुपए आपके पास आएंगे, आज से यूज होने लग जाएंगे, फिर 1 लाख खत्म हो जाएंगे, फिर से सिक्योरिटी बेचोगे, फिर से 1 लाख आएंगे, फिर से खत्म हो जाएंगे। ऑन एन एवरेज आपके पास 50,000 रुपये बने रहेंगे। तो इस 50,000 रुपये पर ब्याज का नुकसान होगा, बहुत थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। 50,000 पर 50,000 को 0.05 से गुना कर लो, 50,000 मल्टीप्लाई 0.05, तो 2,500 रुपये का नुकसान हो रहा है आपका सिर्फ ब्याज का। लेकिन उस सारे नुकसान की भरपाई, मतलब इस फायदे की भरपाई इसने कर दी। 90,000 रुपये ट्रांजेक्शन कॉस्ट के चले गए। बात समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ 1,50,000 रुपये पर 0.05 से गुना करो तो यहाँ 7,500 रुपये ब्याज की लागत। यहाँ 0.05 से गुना करोगे तो यहाँ 15,000 रुपये आपके ब्याज की लागत। यहाँ 0.05 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 25,000 रुपये ब्याज का नुकसान। यहाँ 7,50,000 पर करो 0.05 के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, 37,500 जितने ब्याज का लॉस हो रहा है। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75,000, 75,000 रुपये के ब्याज का नुकसान। टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट और जो दूसरी वाली अपनी कैश होल्डिंग कॉस्ट, यहाँ 92,500 रुपये लागत पड़ेगी आपको, दोनों का जोड़ करें तो। यहाँ पड़ रही है 37,500, यहाँ पड़ रही है आप देखो 30,000, यहाँ पड़ रही है 25,000 और 9,000 34,000, यहाँ 43,500 और यहाँ कितनी है 78,000। क्यों हुआ ऐसा? जब छोटी छोटी ट्रांजेक्शन कर रहे थे तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट तो कम आ रही थी, लेकिन फिर ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा थी। और जब बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करनी शुरू करी तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो कम हो गई, लेकिन फिर इंटरेस्ट की कॉस्ट का नुकसान हो गया। लेकिन इस लेवल पर आप देखो, इन दोनों का जोड़ सबसे कम है, ये दोनों कॉस्ट भी बराबर आ रही और ये सबसे कम है। ये देखो कौन सा लेवल था, ये लेवल था भाई हमारा 6 लाख रुपए का। तो इसका मतलब हमें एक बार में 6 लाख रुपए की सिक्योरिटी बेचनी चाहिए, तब हमें फायदा होगा। यही आपका बाउमोल मॉडल बताता है। आई थिंक अब आपको इलस्ट्रेशन की हेल्प से अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाउमोल मॉडल किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि क्योंकि बिकॉज द सम ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट इज मिनिमम, ठीक है, दैट इज ₹30,000 at load size of ₹6 lakh. Hence, as per Baumol model, ठीक है, the optimum load size should be 6 lakh, यानी कि एक बार में 6 लाख रुपए की सिक्योरिटीज को आप बेचिए और इस तरह से साल भर में नहीं, इस प्रोजेक्टेड पीरियड जो 3 मंथ्स का है, इसमें 5 आप ट्रांजेक्शन करें। उस 5 ट्रांजेक्शन पर, ठीक है, आपको 15,000 रुपए तो आपको ये पे करना पड़ेगा ब्रोकरेज के रूप में, और 15,000 रुपए आप पर जो है ये कॉस्ट आएगी इंटरेस्ट की। तो लेकिन ये जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी, बाकी अगर आप इससे कम या इससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको नुकसान होगा। इधर जाएंगे तो इधर ट्रांजेक्शन कॉस्ट का नुकसान हो जाएगा, इधर जाएंगे तो इधर एक्स्ट्रा ब्याज का नुकसान हो जाएगा। यही बात आपको बाउमोल मॉडल बताता है। और इन्वेंटरी मॉडल भी ठीक इसी तरह से काम करता है, ईओक्यू मॉडल, ठीक है। तो आप इसको कर ले। मिलर और मॉडल अगर मैं भी कराऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, तो मिलर और मॉडल जो है नेक्स्ट कोर्स में करेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से कवर कर लें। लेकिन कुल मिलाकर बात ये कि चीजें अनरियलिस्टिक वहां हो जाती है जहां पर ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जैसे हमने बोला कि फिक्स्ड, अब ये फिक्स नहीं होती। कैश की रिक्वायरमेंट भी, अब मान लो मैं कहूँ कि भाई आप एक बार में 6 लाख रुपए की सिक्योरिटी बेचो,
अब हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च के जो पहले क्वार्टर में तो मुझे कैश की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उस टाइम सीजन ऐसा है कि मुझे कैश चाहिए ही नहीं, तो मैं 6 लाख रुपए रखकर भी क्या करूंगा। और मान अप्रैल मई जून वाले जो सीजन में, मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्कूल यूनिफॉर्म वाला है कोई भी, ठीक है, अब तो इसे कोरोना की वजह से स्कूल ही बंद है, अदरवाइज आप देखो स्कूल यूनिफॉर्म वालों के पास काम कब आता है, जब स्कूल खुलते हैं, तो मार्च अप्रैल, ठीक है, मई, ये उनके पास होते हैं सीजन के। इसी तरह से जब सर्दियां शुरू होती है, जैसे इन दिनों बच्चे जाकर जो उनसे सर्दियों के स्वेटर जैकेट जो भी ब्लेजर जो भी लग रही है स्कूल ने जो है रेकमेंड की है, वो सारी वो परचेज करते हैं, तो ये 2-3 महीने उनके पास सीजन के आते हैं। तो इस टाइम उनको जो मतलब कह लीजिए कि अलग हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी रखनी पड़ती है, ऑफ सीजन में स्ट्रेटजी अलग रखनी पड़ती है। तो केवल 6 लाख रुपए हम हर क्वार्टर की रिक्वायरमेंट मानकर चलें, मतलब 30 लाख रुपए, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बट चलो जो भी कुछ है थियोरेटिकली जो बाउमोल मॉडल बताता है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है, तो इसको आप कवर करिए, प्रैक्टिस करिए इसकी, और इससे आगे मिलर और मॉडल है वो भी बड़ा